तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये टॉपिक आप लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उसको एक बार हल्का फुल्का सा हम लोग समराइज कर लें ध्यान से। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज मैं लास्ट क्लास में तो डिटेल में समझा चुका हूँ, हल्का फुल्का से एक बार रिकॉल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। आज के टॉपिक्स के साथ इसको जोड़ सके हम लोग। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और बेटा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप लोगों ने क्यू चार्ज विद मूविंग वेलोसिटी v एट एंगल थीटा अरेंज किया। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, द वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बने v cos थीटा एंड देन v sin ऑफ थीटा, ओके। जो वेलोसिटी अमाउंट था v cos थीटा, उसकी वजह से फोर्स की कोई एप्लीकेशन नहीं बनी, v sin थीटा की वजह से फोर्स बनेगा, ओके। डन है, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला रहा वो था q v b sin ऑफ थीटा। q मूविंग चार्ज अमाउंट, v इट्स वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, b एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो बेटे F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b लिखा जा सकता है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। इस रिलेशन से एक बात क्लियर है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को क्रॉस प्रोडक्ट करने में जो रिजल्ट आता है वो दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो हमेशा याद रखना फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स आल्सो परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, तो एक बार रिकॉल हमने कर लिया है। तो चलिए विजिबल बेस्ड आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ले हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा। दिस इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज वायर with cross section area A, its length L, कितना करंट फ्लो रहा है I। बड़े जो वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो रहा है, तो करंट फ्लो का जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ में थीटा एंगल। तो यहाँ पर जो करंट कैरिंग वायर है उस पर हम लोग फोकस करें। देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही जैसे पहले था। अब बस बेटा लास्ट टॉपिक में और इस करंट टॉपिक में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है वो देखना। यहाँ पर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा था और यहाँ पर बंच ऑफ चार्ज मोशन करेगा, करंट कैरिंग वायर है। अब करंट कैरिंग वायर है मतलब इसमें करंट फ्लो है, तो बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज का फ्लो होगा, मानते हो इस बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर चार्ज का जो मोशन होगा, चार्ज की फॉर्म में कौन मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगी बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिमाग में है चीजें, ओके। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ जो फोर्स बनेगा बच्चों, बिल्कुल एज इट इज उसी पैटर्न पर बनेगा जैसे वहां बन रहा था। फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी सेम पैटर्न है, लेफ्ट हैंड रूल, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन, दिस इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और फ्लो ऑफ करंट। अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है या करंट का फ्लो है तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। डन है बेटा, पूरी सेम कंडीशन यहाँ पर है, ओके। चलिए तो आइए मैग्नेटिक फोर्स पर बात करें। वेरी फर्स्ट देखिए ध्यान दीजिएगा, बेसिक प्लेटफॉर्म यही है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन फ्लो विच कैन ट्रांसफर, ओके।
v क्या हो जाएगा vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और v क्या हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्यू पर फोकस करें, कितना चार्ज का अमाउंट फ्लो होगा। तो देखिए नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का दिमाग में है ना, स्मॉल एन। व्हाट इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए अगर मैं और स्टेप्स लूँ तो स्मॉल एन क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो वायर में इनिशियल टू फाइनल टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कैपिटल एन। वायर में इनिशियल टू फाइनल टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो स्मॉल एन यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल वायर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एन, और वायर का वॉल्यूम कितना है? ए इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एन एल। यस, एक्सक्यूज। तो इस सिचुएशन में वायर में जो चार्ज फ्री मोशन फ्री कंडीशन में है या जो फ्लो में कैपेबल है, तो इसे क्वांटाइजेशन कंडीशन से ले सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। यस और नो? एन ए एल इंटू ई, तो Q आ जाता है हमारे पास। डन है बेटा। करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कितना चार्ज फ्लो पा रहा है? एन ए एल ई। और इसको फ्लो होने में टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी दे सकते हैं। तो जो वायर की लेंथ कितनी है? एल, और अपॉन वी डी। तो वी डी को हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, एल अपॉन वी डी। यस, व्हाट इज आंसर? एन ई ए वी डी दे सकते हो। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये रिलेशन आप पहले भी निकाल चुके हैं, याद है? नहीं है तो दिक्कत नहीं। चलिए मैग्नेटिक फोर्स पर बात करें। क्यू कितना है बच्चों? एन ए एल ई इंटू वी डी इंटू बी साइन ऑफ थीटा। ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। एन ई ए वी डी क्या लिख सकते हैं? आई एल बी साइन थीटा। और इसी कंडीशन में F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो ध्यान रखना बेटा, मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले आपके सामने हैं। ये एक इंडिविजुअल चार्ज के लिए है और ये बंच ऑफ चार्ज मतलब करंट फ्लो के लिए है। आई एल बी साइन थीटा। ओके, दिमाग में रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर वायर। बट इसमें जितनी इंपॉर्टेंस फॉर्मूले उतनी इंपॉर्टेंस डायग्राम की भी है, प्लीज ध्यान दें, अच्छे से सुनिएगा। वी कंसिडर टू वायर, टू करंट कैरिंग वायर। दोनों इनफाइनाइट लेंथ दिए, हमने डॉटेड कर दिए अपसाइड डाउन साइड। ये जो दोनों करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो रहा है I1 I2, और दोनों पैरेलल वायर में गैप कितना है बच्चों? स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों वायर्स हैं इनको मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। ये तो फोर्स का फॉर्मूला है इनके बीच में। I1 I2 दोनों वायर्स में करंट है, d डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल वायर है, और स्मॉल एल अगर किसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि बस इनफाइनाइट लेंथ, फिर आपको कहा जाए कि वायर के 2 सेंटीमीटर लेंथ सेगमेंट पर या 3 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ सेगमेंट पर फोर्स चाहिए, तो उस लेंथ को आप यहाँ यूज कर लीजिए। ओके, फिर अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात हो, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स और ब्रैकेट में डाल दिया जाए न्यूटन पर मीटर। थोड़ा अवेयर रहना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात की जा रही है फिर वहां पे, क्योंकि न्यूटन
पर मीटर अगर यूनिट डाल दी जाए तो बेटा इसको एफ डैश अगर लिखे तो एफ बाई एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। क्योंकि बेटा मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है इस पर या फिर अब तक जितने भी क्वेश्चन बने उनमें ज़्यादातर जो पूछा गया था वो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए ही डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा अवेयर रहना। फोर्स दिया और आपको ऑप्शन में अगर न्यूटन दिख रहा है तो फिर इसकी बात हो रही है, और अगर थ्योरी में तो कहती है कि फोर्स काउंट करना है और ऑप्शन में आप देख रहे हैं न्यूटन पर मीटर, तो समझ लेना कि फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। बी अवेयर, ठीक है, ध्यान देना। इस सिचुएशन में I1 I2 आपको करंट नजर आ रहा था। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग डायरेक्शन देखो फॉर्मूला तो हम लोग ले चुके हैं, डायरेक्टली याद भी कर लेंगे। अगर यहाँ पर पैरेलल वायर जो है उनमें करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, ध्यान देना, जो पैरेलल वायर्स है और उनमें करंट सेम डायरेक्शन है, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। और अगर पैरेलल वायर में करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, तो वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्शन फोर्स हो, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, पैरेलल वायर में अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। इसे हम लोग डायग्राम वाइज भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है डायग्राम। देखिए ध्यान दीजिए, करंट I1 आपको नजर आ रहा है, तो इस I1 करंट की राइट हैंड रूल यूज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए। I1 करंट ऊपर की तरफ है, थंब डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ट्स। तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 इनवर्ट रहेगा। डन। और इस मैग्नेटिक फील्ड पे अगर करंट कैरिंग वायर I2 अपने रखा तो फोर्स के लिए बात करें तो लेफ्ट हैंड रूल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B1 इनवर्ट है, I2 करंट किस तरफ है, अपसाइड। ये फ्लो ऑफ करंट को शो कर रहा है, तो फ्लो ऑफ करंट किधर है, अपसाइड, तो थंब किधर रहा, लेफ्ट साइड। डन। तो ध्यान दीजिएगा, वायर नंबर 2 पर जो फोर्स बना F21 फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, उसकी डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, पोटेंशियल। अब I2 जो करंट आपको नजर आ रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लीजिए, तो I2 करंट राइट हैंड रूल रहे तो थंब I2 की डायरेक्शन में, तो फिंगर का रोटेशन यहाँ फर्स्ट वायर पर कैसे होगा, घूमते घूमते आउटवर्ड हो जाएगा क्या, बोलो बेटा, ये I2 तो रोटेशन क्योंकि यहाँ पर B2 कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड, तो I2 का नेगेटिव है, B2 आउटवर्ड है। यस और नो। अब फोर्स की बात करें तो B2 की डायरेक्शन किस तरफ है, आउटवर्ड, ये नहीं पोटेंशियल, और यहाँ पर I1 की डायरेक्शन किस तरफ है ना, अपवर्ड्स, तो फोर्स कैसा रहा, तो दिक्कत फिर से क्लियर करना, B2 मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, I1 करंट की डायरेक्शन कैसी, अपवर्ड, तो फोर्स किस तरफ रहा बेटा, ठीक है। फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, तो यहाँ पर दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डन। तो दिक्कत, इन केस हम लोग अगर वापस से इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें, ध्यान से सुनना, पैरेलल वायर करंट का फ्लो रहा है I1 I2, बेटा करंट का फ्लो अपोजिट कर दिया इस बार, देख रहे हैं ना, ओके, डिस्टेंस D एज इट इज, तो I1 की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड B1 इनवर्ट, यस और नो, I1 करंट अपसाइड है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट B1। अब रही बात है डायरेक्शन की, तो बेटा फोर्स की बात अगर हम लोग करें तो देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है, B1 इनवर्ट्स, ये लीजिए इनवर्ट्स, I2 करंट डाउनवर्ड है, तो बेटा करंट का फ्लो अगर मैं डाउनवर्ड करूँ तो थंब डायरेक्शन किधर है, राइट साइड। तो इस कंडीशन में बेटा सेकंड वायर पे जो फोर्स है F21 देख सकते हैं, तो समस्या। अब आप देखिए I2 करंट किस तरफ है, डाउनवर्ड, तो I2 डाउनवर्ड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इनवर्ट्स, ओके। तो I2 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B2 इनवर्ट्स, यस नो, तो एक्सक्यूज,
डायरेक्शन की बात करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, I1 के करंट किस तरफ अपसाइड, फ्लो ऑफ करंट अपवर्ड I1, तो थंब डायरेक्शन लेफ्टवर्ड। तो आप खुद रियलाइज कर सकते हैं यहाँ पर दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ठीक है। इनसे एसोसिएटेड कुछ डायग्राम कभी दिख जाए आपको, देखिए ध्यान दीजिए, कभी आपको सर्किट कुछ इस तरह से दिखे, करंट ऐसा आ रहा है और ऐसे आ रहा है, तो फाइनली सेम डायरेक्शन में ट्रीट होगा, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एटम, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा कंडीशन होगा, दो अलग अलग वायर है, तो क्या कर देंगे एटम, रिपेल कर देंगे, थोड़ा ध्यान रखना। फिर इसी सीक्वेंस में आपको ना कुछ क्वेश्चंस और मिल सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी अच्छे से, ये वायर है, इस वायर को दोनों एंड्स पर आपने क्लिप किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और ऊपर एक वायर को आपने फ्री कर दिया, वायर नंबर 1 तो फिक्स है और वायर नंबर 2 फ्री है, और सेकंड वायर को आपने फर्स्ट वायर के ऊपर रख के, मतलब थोड़ा हाइट पर रख के फ्री कर दिया। अब फ्री करते ही सेकंड वायर का वेट किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा या नहीं होगा। इनकेस अगर सेकंड वायर को आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, तो इसका मतलब इसके वेट को कंपनसेट करना पड़ेगा। अब वेट को कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वायर पे करंट का फ्लो कीजिए। अब वेट कंपनसेट कब होगा, जबकि दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करें, तभी तो होगा। अट्रैक्ट करेंगे तो बल्कि तेजी, सेकंड वायर तेजी से नीचे आएगा, तो फर्स्ट वायर सेकंड को रिपेल करना चाहिए, तभी तो वेट को बैलेंस करेगा। तो इस कंडीशन में सेकंड वायर में क्या लगना चाहिए, रिपल्शन, और रिपल्शन के लिए क्या जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो होना जरूरी है। तो सेकंड वायर में आपको फर्स्ट के कंपैरिजन में अपोजिट करंट फ्लो करना पड़ेगा, और आपसे करंट का अमाउंट भी पूछा जा सकता है कि कितना करंट फ्लो करना पड़ेगा एटसेट्रा। तो वहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, उसको आपको वेट के इक्वल करके कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी काम आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो बेटे नेक्स्ट जो टारगेट हम लोग ले रहे हैं इसी सीक्वेंस में, वो है मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। बच्चों बहुत ध्यान से, ये ढंग से समझना ध्यान से, कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर का भी बेस है, पूरा गैल्वेनोमीटर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, आप लोग इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल यूज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिया है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है। और ये बेटा मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लॉट की है PQST, ओके। कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है बेटे, I। इनकेस अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग ले तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N। जो साइड PQ और साइड ST है बेटा, इनकी लेंथ हम लोगों ने ली बेटा स्मॉल l, और PT और QS के लिए ब्रेथ कितनी ले ली मैंने, स्मॉल b। ऑब्वियस बात है करंट तो सेम ही फ्लो होगा, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, इसको आप 3D में सोचिएगा थोड़ा सा, ठीक है, 3D में। तो 3D में इसको हम लोग यूज करें, इसके लिए बेटा मैं थोड़ा सा एक बार रेफरेंस दे दूं। ये जो कॉइल है PQST, तो देखिए PQS एंड T, और ये है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक कॉइल ऐसे रखी हुई है PQST, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मार्कर, और एक कॉइल आपके सामने है बेटा, तो इसके अंदर PQS एंड T इस तरह 3D में रखा हुआ है, ठीक, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, अब देखिए फोर्स पर बात करें, मैग्नेटिक फोर्स
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइड PQ के लिए। देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर ये रहा, और करंट का फ्लो गया P2Q, तो करंट का फ्लो गया P2Q, तो फोर्स आउटवर्ड। डन। ओके, तो PQ जो साइड है उस पर मैग्नेटिक फोर्स F1 डायरेक्शन कैसी है आउटवर्ड, तो इसको डॉट से शो करता हूँ। डॉट मतलब कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। 3D में शो करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा था, इसलिए बेटा F1 आउटवर्ड हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसी डायग्राम को अगर मैं टॉप व्यू से देखूँ, तो अभी आप इसे फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, अगर जैसे टॉप व्यू से देखें तो देखिए पॉइंट P, ये पॉइंट T, दिस इज पॉइंट T, and this is external uniform magnetic field B vector. Okay, ये जो करंट कैरिंग कॉइल आपको बच्चों नजर आ रही है, दिस इज P एंड दिस इज T। अभी फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, अभी P एंड T फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। अगर इसी कॉइल को अपन टॉप व्यू से देखें तो ये जो पॉइंट P अभी आउटवर्ड है, ये पॉइंट P अभी डाउनवर्ड हो गया, ये रहा पॉइंट P, ये पॉइंट P ये रहा। डन है। इसी तरह से पॉइंट T, ये जो पीछे है बेटा बैक फुट पे, ये अब यहाँ पर अप साइड आ जाएगा, ये पॉइंट T, ये देखिए पॉइंट T टॉप व्यू से देखने पर। अब जो F1 यहाँ पर आउटवर्ड है, इस वाली साइड PQ पर जो F1 फोर्स है वो आउटवर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, वो यहाँ पर कैसा नजर आएगा, डाउनवर्ड नजर आएगा क्या? यस और नो? तो समस्या नहीं। देखिए P और ये Q, दिस इज P, दिस इज Q, और F1 की डायरेक्शन कैसे आउटवर्ड। अब इसी को अगर टॉप व्यू देखें तो ये F1 डाउनवर्ड हो गएगी, यस नो? जो F1 अभी आउटवर्ड है वो F1 कैसे हो जाएगा, डाउनवर्ड। क्लियर? ओके, ये F1। इसी सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए F1 की वैल्यू ILB साइन ऑफ 90, या देखिए करंट का फ्लो किस तरफ है, डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने, तो थीटा कितना हो गया 90 साइन 91, तो F1 की वैल्यू हमारे पास है ILB। इसी के साथ अगर तो मैं साइड ST ले लूँ, QS भी लेंगे लेकिन मैं पहले ST ले रहा हूँ, तो ST साइड पर जो फोर्स है F3, वो भी सेम सिचुएशन रहेगा ILB। रीजन क्या है, रीजन सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा ढंग से अच्छे से। ये जो कॉइल है बेटा, इस कॉइल में P देखिए ध्यान दीजिएगा, PQST, दिस इज PQSNT। अब मैं ST साइड की बात कर रहा हूँ, तो करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, S to T अप साइड, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सोचिए फोर्स के बारे में सोचिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, राइट साइड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड। अब करंट का फ्लो किधर है, S to T अप साइड, तो देखो करंट का फ्लो अगर मैं अप साइड शो करूंगा तो थंब किधर जाएगा, इनवर्ट्स। देखिए करंट का फ्लो अप साइड, तो थंब इनवर्ट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर साइड ST पर जो फोर्स होगा F3, उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इनवर्ट्स, इस व्हाइट बोर्ड में इनवर्ट्स रहेगी। डन है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पर हम बात करें तो ST, तो इसमें बेटा जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी बेटा, इनवर्ट्स। अब अगर बेटा आप सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ट्स। डन। और कैसे अपन टॉप व्यू देखें तो F3 किस तरफ आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा क्या? जो F3 अभी इनवर्ट्स है, इस व्हाइट बोर्ड पे इनवर्ट है, वही F3 अब क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स। यस नो? कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम में जो F3 इनवर्ट है वो कैसा हो जाएगा यहाँ पर, F3। यस, कोई दिक्कत? P2T
डिस्टेंस कितना है, स्मॉल v, ब्रेथ। ओके, नाउ QS एंड TP। साइड QS की बात करें ना, तो साइड QS पर फोर्स ले लेंगे बेटा लोग F2, F1 तो यहाँ पर F2 ले लें लोग, F2 कितना रहेगा बेटा, I स्मॉल v क्रॉस कैपिटल V, ये रहेगा F2। अब रही बात डायरेक्शन के लिए बात करो, देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। अब Q2S करंट का जो फ्लो है, इनकेस अगर आप सोचेंगे तो देखिए दिस इज Q, दिस इज S, तो करंट का फ्लो किधर जा रहा है, Q2S। यस, तो इंक्लाइन कंडीशन में इस व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फ्लो ऑफ करंट है ये किस तरफ जा रहा है, Q2S, इस व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, करंट का फ्लो व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, तो थंब डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड्स, F2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड। लास्ट एंड फाइनल T2P, F4 एक्सटर्नल फील्ड। अब करंट का फ्लो T2P, इधर देखिए करंट का जो फ्लो है वो T2P कुछ इस तरह से आ रहा है, T2P कुछ इस तरह से आ रहा है, तो बाहर की तरफ ये आ रहा है, फोर्स किधर बनेगा, अपवर्ड्स, दिस इज F4। ठीक है, तो बच्चों साइड TP पर अगर बात करें तो F4 तो यहां इस डायग्राम में आप लोग रियलाइज कर सकते हैं F2 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। बट F2 एंड F4 आर इन कोलिनियर कंडीशन आल्सो, F2 F4 है कोलिनियर कंडीशन में भी है, और इस वजह से इनका रिजल्टेंट फोर्स या टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। फिर टॉर्क के लिए क्या रिक्वायर्ड है, देखिए बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मैं दूं आपको। ये मैंने एक रॉड ले लिया बेटा, इस रॉड पर मैंने 5 न्यूटन फोर्स राइट साइड अप्लाई किया और 5 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड अप्लाई किया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन ये दोनों फोर्स कोलिनियर है एक ही लाइन में, तो यहाँ पर आप शायद इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि रॉड कभी रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगी, मतलब इसका टॉर्क भी जीरो ही होगा। फोर्स रेस्पॉन्सिबल है लीनियर मोशन के लिए, टॉर्क रोटेशनल मोशन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए, याद रखिएगा। अब अगर यहाँ पर मैं वापस से सेम रॉड रिपीट करूँ, वही रॉड ली ना मैंने और फोर्स भी वही है 5 एंड देन अगेन 5, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ भी जीरो होगा ना, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पर टॉर्क जीरो नहीं है, रीजन क्या है, रीजन है कि इस रॉड पर 5 न्यूटन फोर्स या राइट साइड है, यहाँ पर 5 न्यूटन लेफ्ट साइड बनेगा और वो क्या करेगा, फाइनली से रोटेट करने की कोशिश करेगा, टर्न करने की कोशिश करेगा। डन है, दिक्कत नहीं। तो ये कुछ सिचुएशन यहाँ बनती है ना, तो टॉर्क बनने के लिए क्या जरूरी है, जो भी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है वो कभी कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर F2 और F4 रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगा इनका और टॉर्क भी साथ में जीरो ही होगा, F2 एंड F4। तो F2 और F4 का रिजल्टेंट फोर्स ये भी जीरो है और इनका टॉर्क भी जीरो ही है। F1 F3 की बात करें, F1 एंड F3, तो F1 और F3 भी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट आप देख सकते हो, तो रिजल्टेंट फोर्स तो यहाँ भी जीरो ही होगा। रिजल्टेंट फोर्स F1 और F3 का जीरो ही है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है F1 और F3 का। रीजन आपके सामने है कि F1 का लाइन ऑफ एक्शन और F3 का लाइन ऑफ एक्शन डिफर है। ये देखिए F3 का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, F1 का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, तो ये कोलिनियर नहीं है और इस वजह से यह टॉर्क एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कॉइल का सरफेस एरिया आपके सामने, बेटा एरिया का ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और अगर बेटा मैं इसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कंडीशन से ट्रीट करूं तो ये ही कैपिटल M वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, साउथ टू नॉर्थ,
ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक नहीं। तो देखिए आपके सामने जो कॉइल है उस कॉइल में करंट का फ्लो कैसे हो रहा है बताइए जरा। जो फ्रंट सरफेस दिखाई दे रहा है तो उसमें करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में अगर करंट का फ्लो क्लॉकवाइज है मतलब करंट एस की तरह घूम रहा है तो साउथ पोल, और अगर करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब एन की तरह घूम रहा है तो नॉर्थ पोल। डन, तो समस्या वाली बात नहीं। थोड़ा यहाँ पर करंट का फ्लो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा बन जाएगा, तो इसका बैक सरफेस क्या बन जाएगा, साउथ। तो साउथ टू नॉर्थ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ये रहेगी। तो एरिया वेक्टर समझ लीजिए, डाइपोल मोमेंट समझ लीजिए, ठीक है, तो दिक्कत नहीं कर। हाँ जी, तो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के लिए समझ लीजिए या फिर एरिया वेक्टर के लिए समझ लीजिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल लिया सपोज अल्फा, कुछ भी ले सकते हैं, थीटा जनरली अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यहाँ पे पहले से, इस वजह से मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। जो दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। हाँ जी, अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, ढंग से समझना। अगर ये अल्फा है थोड़ा ये भी अल्फा हो जाएगा क्या, ये एंगल अल्फा है थोड़ा ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा 90। थोड़ा ये अल्फा है तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और ये 90 तो रिमेनिंग अल्फा हो गया, नहीं हो गया। अब आप कुछ सोचिए बेटा, P टू T लेंथ कितनी है, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी का ये पार्ट कितना होगा, बी कॉस अल्फा, तो ये क्या होगा, बी साइन अल्फा। यस नो, दिस इज लेंथ बी, दिस इज अल्फा एंगल दिखाई दे रहा है, तो जहां से एंगल बना तो बी कॉस अल्फा टी, और ये मान लीजिए T1, तो यहाँ तक की लेंथ होगी बी कॉस, और ये कितना हो जाएगा, बी साइन। ओके डन। तो टॉर्क बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, F1 और F3 में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बराबर ही है ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो दोनों F1 F3 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है लाइन ऑफ एक्शन में, b साइन अल्फा। यस नो बेटा, b साइन ऑफ अल्फा, समझ में आ रही बात। इसी को अगर हम लोग ट्रीट करें तो I लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया लिख सकते हैं क्या। इनकेस अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, तो NIAB साइन ऑफ अल्फा, और आप जानते हैं NIA, इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान से सुनना अच्छे से। NIA दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन ऑफ अल्फा। मैंने अल्फा लिया था तो मैं यहाँ भी अल्फा ही कर रहा हूँ, सॉरी। और इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी ट्रीट कर सकते हैं, M क्रॉस B। अगर तुम्हें ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर टॉर्क का फॉर्मूला कितना है था, P साइन थीटा। अगर सोचो जैसे हो गया, P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B साइन थीटा या साइन अल्फा आ गया। क्या दिक्कत है, सेम सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने है, ये टॉर्क इस कॉइल को रोटेट करेगा, और ये टॉर्क ही गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर में कॉइल के रोटेशन के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए रीडिंग प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी टॉर्क को डिवाइस में हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं,